बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूँ आपके साथ हना ख़ान और मैं आपके साथ ला रही हूँ साइकोलॉजी की बहुत सारी वीडियोस। तो शुरू करते हैं। हमारा ब्रीफ डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी चल रहा था, तो ये लास्ट पार्ट है गाइस। आपको उसके बाद इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने को मिलेंगी साइकोलॉजी के हवाले से। ये थोड़ा सा मैं आप लोगों को इसकी ब्रीफ हिस्ट्री दे रही हूँ, इसकी डेफिनेशन बता रही हूँ आपको थोड़ी सी। इसके बाद हम लास्ट में पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम कम्प्रीहेंसिव डेफिनेशन। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपको साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ बिहेवियर के बारे में बता दूं। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। अच्छा, इसमें क्या होता है साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ बिहेवियर? इसमें ये होता है कि जितने भी एक्ट्स या एक्शंस होते हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के, किसी भी स्पीशीज़ के, वो आउटवर्ड होते हैं। ठीक है। अब अब जो होता है ना, कोई भी एक्शन या कोई भी एक्ट्स जो है वो ऑब्जर्वेबल एक्शंस या ऑब्जर्वेबल एक्ट्स होते हैं, उनको हम बिहेवियर कहते हैं। ठीक है। कोई भी ऐसा एक्शन जो हमें नज़र आ रहा हो, हम देख रहे हो, हम उसको ऑब्जर्व कर रहे हो, उसको बिहेवियर कहलाता है। ठीक है। अब क्या होता है इसमें, अब वो साइकोलॉजिस्ट जिन्होंने साइकोलॉजी को एज अ साइंस ऑफ बिहेवियर इंट्रोड्यूस करवाया, वो कौन कौन से थे? उनमें सबसे पहला नाम आ जाता है E.L. थॉर्नडाइक का, J.B. वॉटसन का, पेवलेव का, स्किनर का। तो गाइस शुरू करते हैं हम लोग अपने साइकोलॉजिस्ट के बारे में जिन्होंने साइकोलॉजी एज साइंस ऑफ बिहेवियर को इंट्रोड्यूस करवाया। सबसे पहले आ जाता है हमारे पास E.L. थॉर्नडाइक। अब E.L. थॉर्नडाइक क्या था? ही वॉज द फर्स्ट बिहेवियरिस्ट। ठीक है, फर्स्ट बिहेवियरिस्ट था। उसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए एनिमल्स पे, ताकि वो उनकी बिहेवियर को स्टडी कर सके, उनके बिहेवियर को ऑब्जर्व कर सके। उसने इसके अलावा उसने ट्रायल एंड एरर का कॉन्सेप्ट दिया। ठीक है। इसके अलावा उसने लर्निंग के 3 लॉज़ एक्सप्लेन किए। अब वो लॉज़ कौन कौन से थे वो हम आगे पढ़ेंगे, लर्निंग के चैप्टर में पढ़ेंगे इंशाल्लाह डिटेल में। अभी मैं आपको बिल्कुल इसके थोड़ा थोड़ा सा बता देती हूँ, ब्रीफली एक्सप्लेन कर देती हूँ। लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ इफ़ेक्ट एंड लॉ ऑफ रीइंफोर्समेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉज़ हैं लर्निंग के लिए, तो ये हम आगे डिस्कस करेंगे। अच्छा, इसके बाद आ जाता है हमारे पास पेवलेव। पेवलेव क्या था? ही वॉज अ रशियन साइकोलॉजिस्ट। रशिया का साइकोलॉजिस्ट था वो एक। उसने क्लासिकल कंडीशनिंग का मेथड उसने इंट्रोड्यूस करवाया। उसने इसके अलावा रिवार्ड्स एंड पनिशमेंट्स, इनको भी इंट्रोड्यूस करवाया। ये पेवलेव के बारे में भी हम इसके एक्सपेरिमेंट्स और इसके बारे में डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अभी बिल्कुल आपको सरसरी से एक डेफिनेशन में दे रही हूँ। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है स्किनर। स्किनर क्या था? उसने भी ऑपरेंट कंडीशनिंग के मेथड को इंट्रोड्यूस करवाया। पेवलेव ने क्लासिकल कंडीशनिंग को करवाया, स्किनर ने ऑपरेंट कंडीशनिंग को करवाया। इसके अलावा उसने ये प्रूव किया कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके बिहेवियर को कंट्रोल किया जा सकता है थ्रू कंडीशनिंग। ठीक है। कंडीशनिंग करके, ऑपरेंट कंडीशनिंग के थ्रू, रिवार्ड्स एंड पनिशमेंट के थ्रू उनके बिहेवियर को कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है। अब लास्ट में हमारे पास जो नाम आता है वो है J.B. वॉटसन का। अब J.B. वॉटसन का क्या था? ही वॉज द फाउंडर ऑफ बिहेवियरिज्म। ठीक है, वो फाउंडर था बिहेवियरिज्म का। उसका काफ़ी काम है हमारे बिहेवियरिज्म में। तो उसके अलावा क्या किया उसने कहा कि ही वॉज फुली एक्नॉलेज्ड फॉर हिज बिहेवियरिस्ट अप्रोच। ठीक है। अच्छा, वो बिलीव करता था कि उसका बिलीव था कि किसी भी इंसान के या किसी भी ऑर्गेनिज्म को स्टडी करने के लिए उसको ऑब्जेक्टिव और साइंटिफिक स्टडी करने के लिए उसके बिहेवियर को समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। फिर he believed that it is possible to study a person's physical, social and psychological issues through outward observation. उसका ये मानना था कि किसी पर्सन की फ़िज़िकल, सोशल और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जो हैं उनको हम उसके आउटवर्ड ऑब्जर्वेशन के थ्रू हम उसको स्टडी कर सकते हैं। ठीक है। Beside this, he criticized those philosophers who introduced psychology as a science of mind and consciousness. वो साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ माइंड एंड कॉन्शियसनेस के सख्त खिलाफ था। उसने उनको सख्त तनकीद का निशाना बनाया। इसके अलावा उसका बिलीव था कि इंट्रोस्पेक्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो नहीं है, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। वो बिलीव ही नहीं करता था इंट्रोस्पेक्शन पे। गाइस, मैंने इंट्रोस्पेक्शन पहले आपको बताया है कि इंट्रोस्पेक्शन क्या चीज़ है, कि अपने आप को खुद
अपने सेल्फ को ऑब्ज़र्व करना, ठीक है, अपने एक्सपीरियंस को, अपने इमोशंस को ऑब्ज़र्व करना, ठीक है, ये इंट्रोस्पेक्शन कहलाता है। उसने कहा कि ये एब्सर्ड है, इट इज़ एब्सर्ड। इसके अलावा उसने कहा कि ये कॉन्सेप्ट साइकोलॉजी में शामिल ही नहीं होना चाहिए, इसलिए उसने इस कॉन्सेप्ट को एक्सक्लूड कर दिया। इसके अलावा उसने कहा कि साइकोलॉजी का कोई लेना देना नहीं है माइंड से, सोल से, कॉन्शियसनेस या इंट्रोस्पेक्शन से, बिकॉज़ उसने कहा कि ये जितनी भी चीज़ें हैं ये अनसाइंटिफिक है, जबकि साइकोलॉजी जो है वो साइंस है। साइकोलॉजी इज़ अ साइंस। आगे मैं आपको बताऊंगी कि साइकोलॉजी साइंस कैसे है, ठीक है, मैं ये आपको इस पे अलग से वीडियो बनाऊंगी। तो लेकिन उसने कहा कि इंट्रोस्पेक्शन, माइंड, सोल, कॉन्शियसनेस ये ये अनसाइंटिफिक चीज़ें हैं, तो ये आ ही नहीं सकती साइकोलॉजी में। अच्छा, इसके अलावा उसने, जो मैं पीछे आपको बता रही थी कि पावलोव और स्किनर ने क्लासिकल कंडीशनिंग और ऑपरेंट कंडीशनिंग और रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट को प्रपोज़ किया था, तो उसने भी ऐसा किया। इसने ये जेबी वॉटसन ने, इसने क्या किया कि इसने स्किनर और पावलोव के इन चीज़ों को इसने ह्यूमन बिहेवियर पे अप्लाई किया, लोगों पे अप्लाई किया, ठीक है। तो उसने फिर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए ह्यूमन बीइंग्स पे। उसके बाद उसने प्रूव किया कि रिवॉर्ड और पनिशमेंट के थ्रू किसी भी इंसान का बिहेवियर कंट्रोल किया जा सकता है। सेम बात जो स्किनर और पावलोव ने कही थी, ठीक है। आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे इस चीज़ को कि इन्होंने क्या क्या एक्सपेरिमेंट्स किए थे। ये बहुत इंटरेस्टिंग है गाइस, मैं इस पर एक डिटेल में वीडियो बनाऊंगी अलग से, ठीक है। इसके अलावा उसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए एनिमल्स पे और चिल्ड्रन पे। उसने एक स्टिमुलस रिस्पॉन्स फार्मूला बनाया, ठीक है। अब स्टिमुलस रिस्पॉन्स फार्मूला क्या है, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि स्टिमुलस क्या चीज़ है। एनीथिंग और सर्कमस्टांस दैट कॉज एन ऑर्गेनिज्म टू एग्जिबिट अ सेंसरी और बिहेवियरल रिस्पॉन्स, कि कोई भी ऐसी चीज़ या कोई भी ऐसा सर्कमस्टांस, कोई भी ऐसी सिचुएशन जो किसी भी इंसान को या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को उसका बिहेवियरल रिस्पॉन्स शो करवाए, उसको हम स्टिमुलस कहते हैं। अब रिस्पॉन्स क्या है, रिस्पॉन्स हम यूज़ करते हैं एक इंसान के बिहेवियर को जो किसी भी स्टिमुलाई के रिस्पॉन्स में देता है, ठीक है ना, उसको। अब उसके बाद क्या हुआ कि वॉटसन का जो ये स्टिमुलस रिस्पॉन्स फार्मूला था, इसको क्रिटिसाइज़ किया गया। कहा गया कि इसके अलावा फिर एक और फार्मूला क्रिएट किया गया जिसको स्टिमुलस ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स के नाम से जाना जाता है, SOR भी बोला जाता है इसको, ठीक है गाइज़। यहाँ पे मैं मेंशन करना भूल गई हूँ, आई एम सो सॉरी। तो SOR के नाम से इस कॉन्सेप्ट को, इस फार्मूले को जाना जाता है। अब ये क्या है, ये है इस फार्मूले की एक्सप्लेनेशन क्या है। द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस फार्मूला इज़ दैट द स्टिमुलस अफेक्ट्स द ऑर्गेनिज्म विच इज़ वाई इट शोज़ रिएक्शन और रिस्पॉन्स। अब इसमें क्या आ गया, स्टिमुलस भी आ गया, ऑर्गेनिज्म भी आ गया और रिस्पॉन्स भी आ गया, SOR आ गया। कि इसमें पहले ये था कि सिर्फ स्टिमुलस रिस्पॉन्स था, तो आगे जो साइकोलॉजिस्ट आए, जो एक्सपेरिमेंटर्स आए, उन्होंने कहा कि नहीं, सिर्फ स्टिमुलस और रिस्पॉन्स इनफ नहीं है, साथ में ऑर्गेनिज्म भी आता है, SOR, स्टिमुलस ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स। मतलब स्टिमुलस है वो किसी ऑर्गेनिज्म को इफ़ेक्ट करता है, जिसकी वजह से वो ऑर्गेनिज्म जो है, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म या वो पर्सन, वो कोई रिएक्शन शो करता है, ठीक है। सो गाइज़, अभी तक के लिए था इतना ही। थैंक यू गाइज़। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा वीडियो को। कमेंट करके बताइएगा कि कोई क्वेश्चन है आपका तो क्वेश्चन कीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई करूँगी। इसके अलावा कमेंट करके बताइएगा आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक साइकोलॉजी के हवाले से मुझसे सीखना हो, मुझसे समझना हो, तो मैं उस पर ज़रूर वीडियो बनाऊँगी। सो गाइज़, अभी तक के लिए था इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और अभी तक के लिए इजाज़त दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।